इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टास्क नंबर 3 एंड टास्क नंबर 4 के बारे में, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के प्रोग्राम के आउटपुट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस लाइन को देखेंगे, #include stdio.h। ठीक है, हमें पता भी है कि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमारे printf और scanf फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारे printf और scanf फंक्शन किसी काम की नहीं, कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं कराएंगे, यानी दो हमें जो है वो ये दोनों जो है वो एरर देंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ईजी है, हमें पता है इस लाइन का, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे हमें लाइन भी भूल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। उसके बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब मेन फंक्शन में जाके सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा इंटीजर टाइप में, सारे का सारा इंटीजर टाइप में है। ठीक है, अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का एक हम लोगों ने मतलब जो एल्गोरिदम था वो करके देखा, ड्राई रन था उसको करके देखा, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये उसका बस टाइम है, ये इसके प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि मैक्सिमम हमारे पास बस टाइम कितने इंडेक्सेस तक हम लोग डाल सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक, प्रोसेसेस भी मैक्सिमम 20 तक हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसका वेटिंग टाइम है। ठीक है, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम है, फिर हमारे पास है प्रायोरिटी। ठीक है, ये PR प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास ये एरेज है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हमारे पास एरेज है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हमारा I और J ये दोनों जो है ये हमारे काउंटर लूप के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास N, जो नंबर हम लोगों ने इनपुट करना है प्रोसेसेस के लिए वो है, टोटल कितना है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी में बताया ना आप लोगों को कि प्रायोरिटी में सबसे पहले हमारे पास इधर उधर प्रायोरिटीज गिवन होती हैं, हमने उसको सॉर्ट आउट करके पोजीशन देनी होती है कि पहली प्रायोरिटी पे, पहली पोजीशन पे पहली प्रायोरिटी आनी चाहिए। ठीक है, उस लिहाज से हम लोगों ने इसको जो है ना वो पोजीशन देनी है। उसके बाद टेम्परेरी एक इंटीजर है। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि हमारी सॉर्टिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम है। उसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उन्होंने printf गिवन किया है हमें, जिसमें है एंटर द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम एंटर करेंगे उस लिहाज से हम लोगों ने इनपुट देनी है। एंटर द बस टाइम एंड प्रायोरिटी। तो बस टाइम और प्रायोरिटी को एंटर करने के लिए ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने एक लूप यूज़ करनी है, फॉर लूप। I = 0 से n तक, यानी 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे होंगे वहाँ तक। उसके बाद आ जाएगा I++। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट होगा। अब सबसे पहले अंदर देखो, printf में सबसे पहली लाइन प्रिंट कराएगा %d, यानी ये एरे के अंदर उन्होंने कहा है हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो एरे के अंदर है n+1। ठीक है, उसके बाद इसमें बस टाइम जो है वो एंटर होगा। देन उसके बाद हमारे पास scanf करके हम लोग बस टाइम को इनपुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद printf में हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी, फिर प्रायोरिटी के बाद अब ये जो है ना प्रायोरिटी में हम लोगों ने इसको आगे जाकर हम लोगों ने इसमें हम सॉर्ट आउट करना है हम लोगों ने इसको। ठीक है, प्रायोरिटी को नंबर ऐड किया, फिर हम लोगों ने प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया। ये कौन नंबर प्रोसेस, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सॉर्टिंग द बस टाइम, प्रायोरिटी एंड प्रोसेस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा कि वो जो टेबल बना हुआ था उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसेस थे, प्रायोरिटी थी, बस टाइम, फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया था, कन्वर्ट किया था, सॉर्ट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लूप चलेगी। इस लूप में पोजीशन को हम लोगों ने, ये जो लूप का काउंटर वेरिएबल I है, यही हमने इस पोजीशन को सेट कर देना है। फिर एक इनर लूप चलेगी, फॉर लूप। ठीक है, जिसमें J = I+1, यानी प्रायोरिटी एक में ऐड होगा। उसके बाद जहाँ तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हम लोगों ने प्रोसेसेस एंटर करने हैं वहाँ तक। फिर अगर तो मेरी ये जो प्रायोरिटी J है, ठीक है, ये जो प्रायोरिटी मैंने इनर लूप वाली चलाई है, अगर ये लेस देन हो जाती है मेरी पोजीशन पे, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन जो है वो इस J की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, जो इनर वाली फॉर लूप है उससे बाहर आएंगे, फिर उसमें हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये सॉर्टिंग जो है ये आप कह सकते हैं ये बबल सॉर्ट के थ्रू हुई है, जिसमें टेम्प है, इसमें हमारे पास प्रायोरिटी I आएगी। फिर प्रायोरिटी I के अंदर मैंने प्रायोरिटी की पोजीशन जो है वो एंटर कर दी। अब यहाँ पे क्या पता चलेगा कि अगर पोजीशन लेस देन है हमारी J से। ठीक है, फिर प्रायोरिटी की पोजीशन के अंदर टेम्परेरी, यहाँ पर जो इतना चीज़ है ना, इसमें हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो सॉर्ट हो रही है। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरे पास मेरा बस टाइम सॉर्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर जो है मेरे प्रोसेस जो है वो सॉर्ट हो रहा है। सबसे पहले प्रायोरिटी को ही हम लोगों ने सॉर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेटिंग टाइम जो है वो 0 है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस के लिए ऑलवेज भी 0, ये हमारे एल्गोरिथम में भी हमने लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटिंग द वेटिंग टाइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार फॉर लूप क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने कहा हमने एरे की इनपुट लेनी है, या एरे की जो भी प्रोग्राम एरे से रिलेटेड हम करते हैं उसमें हम लोग जो है वो
फॉर लूप का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखो जैसे वेटिंग टाइम है ना, पहले प्रोसेस के लिए 0 है, फिर j इज इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू आई है, j प्लस प्लस, फिर ये नेक्स्ट जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस आ रहे हैं उन सब के लिए वेटिंग टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज जो है हमने वेटिंग टाइम निकालना है, जिसमें हमारा जो भी टोटल आएगा वेटिंग टाइम का उसको हम लोगों ने n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने होंगे उनको डिवाइड कर देंगे। फिर प्रिंट एफ हम देंगे कि प्रोसेसेस टी बस टाइम फिर वेटिंग टाइम ये हम लोग देंगे। फिर हमने चूँकि ये प्रोसेस बस टाइम और वेटिंग टाइम हमारे जो थे ये हमारे एरे के अंदर थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरे का यूज़ करते हुए इनकी आउटपुट देंगे, ठीक है। फिर एवरेज वेटिंग टाइम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये प्रोग्राम था एवरेज वेटिंग टाइम का। इसके लिए अब हम लोगों को इसको कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने जो भी है मेरा, ठीक है, उसके अंदर जाएंगे। मेरा यूबंटो था, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना टर्मिनल जो है वो एक ओपन कर लेंगे। अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा, इसमें मैं सबसे पहले अपने VIM एडिटर के अंदर, चूँकि ये C में है और पेरियोडिटी है तो मैं इसको PRI के नाम से ही दे देती हूँ। पेरियोडिटी को रिप्रेजेंट करेगा .c लगाकर मैं अपने टर्मिनल के अंदर चल अपने एडिटर के अंदर चले जाऊँगी। आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में जाएंगे। तो जो मैंने आप लोगों को कोड करके दिखाया है ना, जो मैंने अभी अभी आपको कोड समझाया है, उसको मैं पूरे के पूरे कोड को यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। std.h है और फिर पूरे कोड को लिखने के बाद जो है वो मैं आप लोगों को इसकी फाइनल आउटपुट जो है ना वो दिखाऊंगी, ठीक है। आप भी तब तक जो है वो अपना कोड जो है वो अपने टर्मिनल के अंदर जो है राइट कर लें और फाइनल में हम लोग आउटपुट पे मिलते हैं, ठीक है। इस पूरे कोड को लिखने के बाद मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट चेक कराऊंगी। अब यहाँ पर मैंने उस एडिटर के अंदर अपना पूरा C का जो प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है, उसके बाद :WQ प्रेस करके मैं अपने टर्मिनल पर आ जाऊँगी। अब बारी है इसको हमारे पास कंपाइल एंड रन करने की, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग GCC यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना है VIM, फिर यहाँ पर मुझे लिखना है अपना सोर्स जो कि मेरे पास है pre.c, ठीक है। उसके बाद -o लगाकर फिर प्री लिखकर एंटर प्रेस करूँगी तो ये यहाँ पर मेरे पास जो है वो कंपाइल हो रहा है। और कंपाइल होने में उसने मुझे थोड़ी सी जो है वो एरर शो कराया है। तो यहाँ पे एरर बता रहा है कि लाइन नंबर 45 के ऊपर आप लोगों का एरर आ रहा है। और एरर कौन सा आ रहा है, एट द एंड ऑफ द इनपुट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंपाइलर अपने एडिटर में दोबारा जाना पड़ेगा। VIM लिखकर pre.c लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना लाइन नंबर 45 के अंदर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है एट द एंड ऑफ द, तो यहाँ पे एरर को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब जो एरर था वो क्या आ रहा था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। VIM pre.c जो एरर था ना वो यहाँ पर ये आ रहा था कि मैंने ये वाली जो ब्रेसेस थी, ये जो कर्ली ब्रेसेस थी एंड वाली, वो मैंने नहीं लिखी थी। मैंने क्या किया था कि मैंने प्रिंट एफ के फ़ौरन बाद रिटर्न 0 लिख दिया था। अगर आप लोग अपना मैनुअल देखते हैं ना तो मैनुअल में भी उन्होंने एक एरर जो है वो दिया हुआ है। तो इस एरर को आप लोगों ने सॉल्व करना है कि ये जो आप लोगों ने फॉर लूप लगाई है ना, ठीक है, यहाँ पर इसका क्लोज यहाँ पर होना था, जबकि मैं उसको लास्ट पे क्लोज कर रही थी रिटर्न 0 के अंदर रहते हुए, ठीक है। देन इसको इसी तरह से आप लोगों ने करेक्टली जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। ये इसकी अब जो है हमारे पास करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से ये डॉट हटा देती हूँ। अब हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए GCC करना पड़ेगा, फिर हमें सोर्स, ठीक है, यानी जो कि हमारे पास pre.c है, उसके बाद हमें -0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दोबारा से प्री यानी जो मेरी डेस्टिनेशन थी एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फिर भी कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है, और कमांड नॉट फाउंड। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये वाली जो कमांड थी वो फाउंड नहीं हो रही है। तो इस एरर को भी हम लोग ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए जो कोड के नीचे वाली लाइन थी ना, इन सबको मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। इन सब लाइंस को मुझे यहाँ से डिलीट। अब की बार एरर था कि मैंने इसमें अब ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क जो था वो नहीं था लगाया, ये वाला ब्रैकेट नहीं थी लगाई, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि बस ये हमारा जो है ना जल्दी से हमारा कंपाइल हो जाए। तो अब ये हमारा जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पर
जो है वो एंटर कर लेना है और आप लोगों ने ये आउटपुट खुद लिखकर मुझे शो करानी है। ओके।